कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल आदरणीय मिनिस्टर जी श्री किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, आप कृपया करके आइए, स्टेज पर आइए। और गायत्री जी एंड हमारे आदरणीय परम पूज्य मार्गदर्शक श्री स्वामी विज्ञानंद जी प्लीज आइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। भद्रं ददातु। ओम गणान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीप्रसादम्। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिप्रियवतु। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबको मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबको नमस्कार। वैसे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही जनरल टॉपिक है, तो इसमें कोई सोच के आने का भी ऐसा कोई जरूरत नहीं समझा, क्योंकि देश के लिए कौन नहीं सोचता है। देश के लिए काम करना है तो इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जो आप दोनों ने की हैं, और सबने यही सोचता है, इसलिए तो यहाँ आया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ अलग से कहूंगा। जो आप सोच रहे हैं मैं वही दो चार बातों आपके सामने में रखना चाहता हूँ। कल जब मुझे बताया गया कि यहाँ सुबह अनस्टॉपेबल भारत इस टॉपिक में बात करना है, तो मैंने सोचा कि जो वर्तमान में भारत सरकार की ओर से और कई संस्थाएं हैं जो काफी काम कर रहे हैं, उसको मैं जिक्र करूं। लेकिन अभी बहुत संक्षेप में आप दोनों का बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा विषय को मैं अपने निजी तौर से, मेरा नजरिया, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उस पे ज्यादा केंद्रित करें और कम शब्दों में कहें तो ज्यादा लाभ होगा। हमारा देश बहुत विशाल है। हम तो हिमालय से आते हैं, और अब डेफिनेशन से कहा जाए एज ए रिलीजियस पर्सन, अगर आप जो अभी हमारा देश में डेफिनेशन करते हैं, तो हमारे यहाँ 7 समुदाय हैं। हिंदू है और 6 और है जिसको अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। आज के दिन में मैं संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसको माइनॉरिटी अफेयर्स कहते हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ। और मैं जहां भी जा रहा हूँ मैं इस बात को बहुत ही सटल वे से मैं कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम नैरेटिव को सही रख सके। नहीं तो समस्या क्या है, मेजोरिटी हमारे विचारधारा के लोग हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया नैरेटिव पे जाएंगे तो लगता है कि हम बहुत ही माइनॉरिटी है। तो ये बड़ा एक विचित्र चीज है। सिर्फ ये भारत में ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में जो एक इकोसिस्टम है, कुछ लोग उसको लिबरल और लेफ्ट कुछ भी इकोसिस्टम कह ले, लेकिन वो तो लिबरल तो है ही नहीं, क्योंकि दूसरा का बात सुनता ही नहीं, तो वो कैसे लिबरल होगा। हम लोग सबका बात सुनता है, लेकिन अपने आप को इंटेलेक्चुअल लिबरल करके इतना, मतलब इन्होंने अपने आप को एट्रैक्टिव एक प्रदर्शन जो किया है कि उनके भाषा बोलने वालों को एकदम स्टेट्समैन ज्ञानी, और हम लोग तो वैसे थोड़ा राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, सीधा साधा है, ज्यादा बोल के कन्विंस नहीं होने से आप लोग गुस्सा होकर गाली दे देता है, फिर हम लोगों को और प्रस्ताव देना पड़ता है।
तो जो भी राष्ट्रवादी होता है थोड़ा सा बोला होता है कि वो इमोशनल होते हैं, और जो लेफ्ट लिबरल कहते हैं अपने आप को वो लोग चालू होते हैं। तो जो चालू रहता है बहुत सोच समझ कर अपने शब्दों का प्रयोग करता है, तो फिर डिबेट डिस्कशन में ऐसा लगता है कि हम लोग पिछड़ गया है। तो अब हम तीसरे टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, फिर भी उनका बिहेवियर देखिए ना, वही जीता हुआ है इलेक्शन। आप मेरी तो सोचिए, हम लोग का कई चीज हम लोगों में कमियां है, वो भी पहले आपको समझना होगा। मैं बचपन में हम लोग तो गाड़ी घोड़ा ये एरोप्लेन देखा नहीं है, और मैं कई बार बताया कि जब हम पैदा हुए, जो बड़ा होने लगा गांव में, तो सबसे पहले एरोप्लेन देखा, क्योंकि गाड़ी रास्ता तो था नहीं। और एरोप्लेन देखने के बाद जाकर के जब हम 12-13 साल हुए तब हमने गाड़ी देखा। बड़ा हमारा रिमोट एरिया था, तो उसको लगता है कि हम अपने आप में हैं। देश के लिए पैदा से पहले, यानी कि मेरा बाप दादा पिताजी, इन लोग के समय से हम लोग बहुत ही राष्ट्रवादी लोग थे। क्योंकि मैं गांव में बचपन में स्कूल जाते थे, और जब हम लोग टीचर से बातचीत करते थे तो एक अलग माहौल था। बाद में दिल्ली आने के बाद मेरा काफी दिल भी टूट गया और बड़ा दुखी हुआ परिस्थिति देख करके। हमारे वहां अरुणाचल प्रदेश में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई खड़ा है, जन गण मन नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, या जो हम लोग वहां तिरंगा को लेकर गाना गाते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा हमारा ऊंचा रहेगा, ये सब हर एक बच्चा 3 साल 2 साल से सब रट्टे मार के वो गाते हैं। और हमारे वहां में मतलब सीधा सीधा यही सोचता है कि देश के लिए कुछ भी करना है। यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, कोई मार्केट में जाता है, कोई हम पार्लियामेंट में भी देखते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं। अभी तो चलो हमारा संख्या बढ़ गया, तो हमारा संख्या जो ऐसा सोचने वाला बढ़ गया। अदरवाइज यहाँ फ्लैग को गाली देने वाला भी कोई कमी नहीं है। और अभी तो कोई एमपी को देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जन गण मन गाने का भी उसको पूरा वर्डिंग पता नहीं, नहीं गा सकते हो। पार्लियामेंट का मेंबर है, सोचिए। हमारे वहां में तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता है ये परिस्थिति। तो मैं सोचता हूं इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारा देश के अंदर में ही इतना एलिमेंट्स ऐसे लोग बैठे हैं, कैसे देश को आगे बढ़ने देगा। इन लोगों ने अंदर से इतना दिमाग की तरफ खा गया है कि देश को समर्पित करके काम करने वाला का संख्या भी बहुत है, लेकिन देश को पीछे खींच के गिराने वाला का भी कोई कमी नहीं इस देश में। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग एक माहौल में हम लोग जी रहा है। आज के दिन में तो सोशल मीडिया आने के बाद तो ये बहुत बड़ा बैटल हो गया है। तो जब मैं यहाँ आके ये सब देखा तो मैं सोचते रह गया, क्या हम ही लोग हैं क्या सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग? अदरवाइज बाद में मैंने देखा तो कुछ लोग तो पार्लियामेंट अंदर में जो मालूम है वंदे मातरम बजने वाला है तो पहले ही किसक के निकाल, उस समय उसको खड़ा नहीं रहना चाहिए हाउस में। ये एक दो जब सीन मैंने देखा शुरू नए नए में, काफी युवा था, जोश था। आजकल तो ये आदत सा हो गया, मैं देखता हूँ, लेकिन देख देख के आदत सा हो गया। पहले तो मैं विश्वास नहीं किया जब मैं पहली बार सांसद बना, और उससे पहले भी जब यूनिवर्सिटी में आए थे, तो दिल्ली जैसे शहर में जो देश का राजधानी है, इसमें इतना लार्ज परसेंटेज लोग खुद भारत विरोधी लोग। तो ऐसा परिस्थिति ये मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मैं देख रहा हूं 2014 के बाद मोदी जी का नेतृत्व में एक नया मोड़ आया है। तो ये मोड़ जो आने का जो मतलब है कि सरकार में जो लोग बैठा है वो उसका सोच बहुत क्लियर है, हमारा लीडरशिप का सोच क्लियर है, और जो आप जैसे जो विचारधारा हम लोग और आप जैसे जो हम लोग सेम सोचने वाले लोग, ये संख्या बढ़ भी गया है, थोड़ा सा लाउड भी हो गया, थोड़ा सा हम अपना आवाज को भी उठा रहे हैं, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं ग्लोबली ये आवाज जो है बड़ा बुलंद होते जा रहा है। तो आप मैं जो
7 कम्युनिटीज का जो मैं बात करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, एक कम्युनिटी डोमिनेंट होना ही पड़ेगा। मैं बौद्ध हूं, बाय डेफिनेशन बौद्ध हूं, और बौद्ध हिंदू हम अलग तो नहीं मानते, लेकिन एक कम्युनिटी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में उसको बुलंद करने के लिए डोमिनेंट होना ही पड़ेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर एक समाज में 2 कम्युनिटी बराबर है तो विभाजित हो जाएगा, वो एक देश रह नहीं सकता। कहीं भी हो, फैमिली में भी सबसे हेड एक होना ही पड़ेगा। अगर 2 बराबर ताकत का हो गया, दोनों फैसला करेगा तो फैमिली नहीं चलती। हमारा देश हम सब का खुशकिस्मती है कि यहां हिंदू मेजोरिटी है, तभी तो हम सेकुलर है। मैं जब मेच्योर होने से पहले मुझे इतना मालूम नहीं था कि नागालैंड में क्या चल रहा था, मणिपुर में क्या चल रहा था, असम में, मिजोरम में। लेकिन जब हम पैदा हुए, हम बड़ा हुआ, तो ये देख के पैदा हुआ कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी ग्रुप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मतलब क्या है कि एक तो सरकार का भी गलती था और पीछे प्रोपोगेंडा भी था कि ग्रुप, एक कम्युनिटी है, वो भारत सरकार से कुछ डिमांड करता है, भारत सरकार बात नहीं करता था, नाराज होकर सीधा बंदूक उठा के जंगल चल देता है। अरे ऐसा ऐसा छोटा छोटा कम्युनिटी भी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके बंदूक उठा के देश का लड़ाई करने लग जाता है। हमारा प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई संगठन, अभी एक तो लड़का लोग नाम ले रहा है, लेकिन मुझे कोई लगता नहीं कि वो थ्रेट है, लेकिन हमारा प्रदेश में ऐसा नहीं है, सिक्किम में भी नहीं। लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आप असम से लेकर त्रिपुरा से लेकर के मेघालय में देख लीजिए, इतना इंसर्जेंट ग्रुप है जो पिछले 10 सालों में आर्म्स सरेंडर करके अब इसका संख्या लगभग बहुत कम में सीमित हो गई। तो मैं नहीं चाहूंगा गवर्नेंस का क्या फॉल्टी रहा, कांग्रेस का क्या विचारधारा और क्या एटीट्यूड रहा जिससे लोग और दूर होते गए, उसका तो मैं, क्योंकि ये सब भाषण देने के लिए अलग से सेमिनार में बोलना पड़ेगा, क्योंकि लंबा बोलना पड़ेगा, अब सुबह 1 घंटा बोलना पड़ेगा, तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। मैं इसीलिए इस बात को जिक्र करता हूं कि जो एक कम्युनिटी है या एक ग्रुप है जिसको एक देश के रूप में एग्जिस्टेंस करने के लिए भी संभावना नहीं है, वो भी अलग से देश मांग रहा है। सोचो, तो हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि हिंदू मेजोरिटी होने के कारण किसी को जीने के लिए कोई मजबूरी या कोई उसको कष्ट आज तक हिंदुस्तान में मिला नहीं। तो मैंने कुछ मीटिंग में भी इसको जिक्र किया कि हमारा पड़ोसी राज्यों में, पूरा दुनिया का बात छोड़ दीजिए, हमारा पड़ोसी राज्यों में 1959 में जब तिब्बत में प्रॉब्लम हुआ चाइना का वजह से, तो उसमें ही स्वामी दलाई लामा जी और उसके साथ में हजारों लोग शरण लेने के लिए भारत आए। और जो नेपाल में भी कम्युनिज्म का जो उन लोग का जब वहां रेवोल्यूशन और कुछ संघर्ष चल रहा था, या वहां मोनार्कियन का फोर्सेस का कुछ एक्शन हुआ, कई वहां नेपाली जो एक्टिविस्ट है वो भी शरण लेने के लिए इंडिया में आए थे। भूटान में जब प्रॉब्लम हुआ था तब भी इंडिया में आए थे। म्यांमार में डेमोक्रेसी का लेकर के काफी वहां विवाद हुआ था, उस समय सारा वो जो डेमोक्रेसी के जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो सब दिल्ली में और बाकी शहरों में आके के बसा। श्रीलंका में जब प्रॉब्लम हुआ तो श्रीलंकन तमिल लोग भी शरण लेने के लिए यहाँ इंडिया में आकर के बैठा। बांग्लादेश का तो कहना ही नहीं है, वहां बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और हिंदू, जैन तो बाकी जितने माइनॉरिटीज है। 1971 में जब ये बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसका विषय अलग है, लेकिन 71 से 47 का बीच में जब ये पूरा पाकिस्तान ही था, ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय जो नरसंहार हुआ और जितना वहां जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में जो प्रोसिक्यूशन हुआ, वो प्रॉब्लम तो हम ही को झेलना पड़ा, क्योंकि सारा रेफ्यूजी, वो इलीगल माइग्रेंट हो या रेफ्यूजी हो, भारत में आया। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो आपको पूरा मालूम ही है, वहां तो कोई माइनॉरिटी अफगानिस्तान में तो नहीं बचा। तो अल्टीमेटली इंडिया में ही क्यों आता है? अब ये सवाल तो सबको करना चाहिए
कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमारा पूरा पड़ोसी राज्यों में, वो इंडिया ही आता है। इंडिया इसलिए आता है कि यहाँ हिंदू मेजोरिटी है और यहाँ सबसे सेफ है, इसलिए इंडिया है। इस चीज को कोई एप्रिशिएट करता ही नहीं, उल्टा गाली देता है। आजकल मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया, आधा समय तो हिंदू को ही गाली दे रहा है। हिंदू का जो कंडक्ट है, हिंदू का मेजोरिटिज्म है, हिंदूवादी हिंदुत्व इतना गाली देता है, फिर भी हिंदू इतना टॉलरेंट है, इसका एप्रिशिएशन होता ही नहीं है। मुझे तो ये सारा सहन करके अब तो सहन शक्ति भी बढ़ गया, लेकिन बहुत दर्द होता है। मतलब इतना सहिष्णु है, इतना टॉलरेंट, इतना एम्ब्रेसिंग है हिंदू समाज, लेकिन वही हिंदू समाज सबसे ज्यादा गाली खा रहा है, और ज्यादा गाली देने वाले हिंदू लोग ही है। अब सोचिए, मैं कल्पना में नहीं कर सकता अपने आप को लिबरल का वो पैजामा पहना करके हिंदू को गाली देने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसको स्टेट्समैन का एक टैग चाहिए। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ हम लोग ने क्या वो पिछले जन्म में कौन सा पाप काम किया जो इतना गाली सुनना पड़ रहा है आज बिना मतलब का। तो इसलिए यहाँ आज जो दो धाराएं बह रहे हैं, इसको समझना होगा। आज आपको मैं बता सकता हूं कि जिस रफ्तार से भारत जा रहा है, जिसको आप लोग इस सेमिनार में, इस डिस्कशन में सुनने चाहते हैं, अनस्टॉपेबल भारत, वो तो मोदी जी के नेतृत्व में, उस दिन मोदी जी ने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का जवाब देते समय धन्यवाद प्रस्ताव के समय में कहा है, ये तो हमारे से तीसरी ही टर्म है, यानी कि बहुत लंबा सफर हमने तय करना। और अनस्टॉपेबल भारत, अगर विकसित भारत का सपना पूरा करना है, तो मोदी जी का लीडरशिप और मोदी जी का विचारधारा जिसके साथ हम लोग सब जुड़े हुए, ये गाड़ी को और तेजी से लगातार आगे चलता रहना है। और 1947 से लेकर के अभी हमने लगभग हम लोग ने 77 इयर्स का सफर तय किया। एक चीज तो आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे कि 1947 में जब हमने आजाद भारत का सफर तय किया था, हम लोग कहां पहुंचे। उस समय जापान को छोड़ के पूरा एशिया में, जापान तो इंपीरियल पावर था, वो तो 19वीं सदी से ही उनका पास शिप और उनका पास पूरा हथियार, वो पूरा बहुत पावरफुल राष्ट्र के रूप में था। बाकी तो सब लगभग सैनिक गुलाम या गुलाम के रास्ते के रूप में मैक्सिमम एशिया में हम लोग थे। और 1947 में चाहे वो साउथ कोरिया हो, सिंगापुर का तो जन्म भी नहीं हुआ उसमें, मलेशिया का वो मैले पेनिनसुला का एक फिशिंग विलेज था, बाकी जितना जो एशियन टाइगर्स जो आप बोलते हैं, ताइवान हो या बाद में जाकर के जितना भी बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो इमर्जेंस हुआ, हम लोग सब तो एक साथ थे। तो हम लोग एक साथ शुरू किया, तो क्या है और कहां हम बिछड़ गए कि साउथ कोरिया फुल्ली डेवलप्ड नेशन बन गया है, और डिजिटली दे आर नंबर 1, क्योंकि पूरा साउथ कोरिया कंट्री ही डिजिटल है। ऐसे नहीं कि यहाँ वाईफाई मिलेगा, यहाँ वो मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरा कंट्री ही वाईफाई है, पूरा कंट्री ही डिजिटल है। मैं तो इतना बार गया वहां में, ऐसा कैसा हो सकता है इतना सुविधा वाला देश। जापान का तो अलग ही दुनिया में वो डिजिटल हो के आजकल कम डिजिटल में वो चले गए हैं, क्योंकि इतना वो एक पिनेकल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं। सिंगापुर का देखिए, हाथ पर कैपिटा में वर्ल्ड में नंबर 1 और 2 में वो रहता है, $80,000 पर कैपिटा में चले गए हैं। तो कहां हम बिछड़ गए हैं। तो जो मोदी जी ने विकसित भारत का नारा लगाया, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मैं उसको आकलन कर रहा था। अगर ये नारा सिर्फ नहीं, नारा के साथ साथ एक्शन, 1947 में आजादी मिलने के साथ साथ अगर हमने लक्ष्य रखा होता कि भारत को इतने वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनना है, लक्ष्य रख करके उस दिशा में अगर तेजी से काम कर दिया होता, तो हम विकसित राष्ट्र बन चुके होते। हम भी साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान जैसे डेवलप्ड नेशन का स्टेटस में हमारा नाम दाखिल हो चुका होता। लेकिन 47 के बाद आजाद भारत के नाम में चलते रहा, कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट
कोई मोमेंटम नहीं, सिर्फ बोलता हम डेमोक्रेसी है, सेलिब्रेट करते रहो डेमोक्रेसी है। सिर्फ डेमोक्रेसी क्या आपको पेट भरा देगा क्या? तो डेमोक्रेसी का तो हम सब प्राउड है, लेकिन डेमोक्रेसी किस लिए? डेमोक्रेसी इसलिए होना चाहिए कि हर एक आदमी संपन्न होना चाहिए, हमारा राष्ट्र ताकतवर राष्ट्र बनना चाहिए, तभी तो हम डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करेगा। इतना साल हमने वेस्ट कर दिया, तभी तो कहा कि 75 ईयर्स चले गए, अभी तो 77 हो चुके हैं। तो जब हम महोत्सव मनाना था आजादी का, तो अमृत महोत्सव जब मनाना था, उसी समय आपने ध्यान दिया होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो एम्फसिस है कि अमृत महोत्सव से अब हम अमृत काल में घुस गए, हमारे पास 25 साल का समय है। आज से लेकर के हमारे पास लगभग 23 साल है, हमारे पास 23 ईयर्स। तो जो 75 ईयर्स में जो हमने अचीव नहीं कर पाया, कि हम 25 ईयर्स में अचीव कर पाएंगे? क्योंकि 2047 में डेवलप राष्ट्र बनना है, टारगेट सेट है, टाइम सेट है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेस। तो जो what we failed in last 75 years, are we in a position to fulfill in next 25 years? ये सवाल तो करना पड़ेगा, और जब सवाल नहीं करेंगे, टाइमिंग के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लक्ष्य रख करके, फिर तो मुश्किल होगा। लेकिन आप जिस तरीके से भारत जैसे दुनिया में आगे बढ़ रहा है, मैं तो स्टेटिस्टिक्स में तो नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन के ही रहे। गवर्नमेंट, हमारे पास गवर्नमेंट है, लीडरशिप है, विजन है, सपना है, ताकत है हमारे पास, सोच का, लक्ष्य रख करके चलने का, इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है। तो जो 75 ईयर्स हम फेल हुआ है, हम डबल स्पीड से 25 ईयर्स में हम तो प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जब पार्लियामेंट में आए तो हमारा इकोनॉमी का पोजीशन था 11 पोजीशन। तो 11 पोजीशन में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ में बैठ करके, हम तो बहुत अपना को लकी मानते हैं, तो साथ में हम लोग हाउस में थे, अटल जी का जो बात सुनते सुनते हम लोग को बड़ा हुआ। तो उस अटल जी का समय में हमारी इकोनॉमी 8% का वहां ग्रोथ होते हुए 11 पोजीशन में छोड़ के गया। तो 2004 से 2014 10 साल का यूपीए का 1 और 2 मिला करके शासन किया, और मोदी जी आए 2014 में, तो हम 11 पोजीशन में थे 2004 में, वही 11 पोजीशन 2014 में कांग्रेस छोड़ के गया, 1 इंच आगे बढ़ा नहीं। हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, पर कैपिटा हमारा देश है, हमारा ग्रोथ बेस बहुत बड़ा है, हमको ग्रोथ आगे बढ़ाने का इतना अपॉर्चुनिटी और इतना संभावनाएं है, लेकिन आप 11 में फंसे रहे। और पिछले 10 सालों में 11 से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो 10 साल में हमने 5 पैदल आगे जंप मारा। अब आगे का तो सेट किया हुआ है, हमको और कितना आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 साल में अगर हम 5 पोजीशन जंप कर सकते हैं, और हम लगभग 1.9 ट्रिलियन से लगभग 4 ट्रिलियन में पहुंच गए हैं 10 साल के अंदर में, तो ये रियलिस्टिक, हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि 10 साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बहुत क्लियर है, और इस रिकॉर्ड के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो 2047 में हम 3rd लार्जेस्ट या 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन पर कैपिटा में भी वर्ल्ड बैंक जो भी यंग स्टिक रखे, मैं तो उसमें चलता नहीं हूं, क्योंकि हम इतना बड़ा देश है, हम खुद ही यंग स्टिक बना करके अपना पैमाना बनाकर चल सकते हैं। तो अब हमारा कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट दुनिया में इतना ज्यादा है, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। तो इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा जनसंख्या, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत हेवी होगा ही होगा। आप रियलाइज कर रहे हैं, अब तो मैं मंत्री बन गया हूं, तो विदेश का दौरा मेरा सिर्फ सरकारी काम के लिए जाता हूं, बायलैटरल टॉक्स या कोई समिट होते हैं तभी मैं जाता हूं। लेकिन 2014 से पहले मैं इतना देश घुमा हुआ हूं। 2004 तक हमने 155 कंट्री देखा है। तो मैं बचपन से इतना कोई देश नहीं छूटा, 1-2 आइलैंड, पैसिफिक आइलैंड में कुछ बचे हैं, अफ्रीका में 4-5 देश बचे हैं।
तो जो इतना राष्ट्र मैंने बचपन से लेकर के आज तक देखा है, और एक एक देश का ज्योग्राफी, वहां का कल्चर, ट्रेडिशन पूरा मेरा फिंगर टिप्स में है, तो मैं उसको कंपेयर करता हूं हम लोग किस परिस्थिति में है, और कई देशों का अलग अलग परिस्थिति में कैसे उभर के आया, और कोई देश कैसे फंसा हुआ है। कुछ देश बहुत रिसोर्सफुल है लेकिन गरीब है, कुछ देश के पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा है कि वो अमीर बन गया है। ये सारा एनालिटिकल जब आप बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है लेकिन बहुत एकेडमिक है, इसमें इस पे ज्यादा चर्चा करने से बहुत टाइम जाता है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम एक ताकतवर, बहुत पावरफुल लीडिंग नेशन बनने के लिए जो भी ट्रेट्स है, जो भी जरूरत चीज है हमारे पास है। हमारे पास आज के दिन में गवर्नमेंट लीडरशिप सब कुछ है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उस कमियां को पहचानना पड़ेगा। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरा पास कोई बीमारी नहीं है, तो फिर इलाज नहीं होगा, क्योंकि आप मानते ही नहीं कि आपके पास कोई बीमारी है। आप बीमार हैं बताना पड़ेगा तभी तो इलाज होगा। तो हम में कुछ कमियां हैं, वो तो मान के चलना होगा, तभी तो हम 1000 साल गुलाम रहे। हम सबसे पहले तो एक्सक्यूज देना बंद करें। हम लोग सुनते रहते हैं कि कोई भी वहां से बाहर का फोर्स आता है, आराम से ऑक्यूपाई कर देते हैं इंडिया को, लूट के ले जाते हैं। ये मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनी अगर 18 टाइम्स अपने जीवन काल में इन्वेस्ट किया है और लूट के ले गया, तो इसको समझना हो। इसको आसानी से हम आपस में झगड़ा करते थे, हमारे पास यूनिटी नहीं थे, ये सब बहाना करने से कुछ नहीं होगा। ये रोना धोना बहाना करके तो हम इतना देर हो गया। कुछ कमियां है, इनहेरेंट डेफिशिएंसी हमारे पास, कमजोरी, वीकनेस है, इसको एक्सेप्ट करते नहीं हम लोग, और हम एक्सक्यूज दे देते हैं। और ये था इसलिए ब्रिटिश आके रूल किया, हम ऐसे थे। देखिए, अफगानिस्तान से कोई गाड़ी रास्ता था नहीं उस समय, घोड़े से आते थे, और एक आदमी का जीवन काल में अगर 18 बार आज के लूट के ले जाता है, इसका मतलब तो मन चाहे जब चाह वो आया और लूट के ले गया। तो यहाँ क्या सब मरे पड़े थे क्या? यहाँ भी राजा था, यहाँ भी रूलिंग क्लास था, यहाँ भी सिस्टम था, ये कैसे हुआ? इसको हम बहुत आराम से हम एक्सक्यूज दे देते हैं, नहीं दो राजा के बीच में ये यूनिटी नहीं था, हमारा जयचंद तो बहुत था, लेकिन इनहेरेंट जो हमारा कमजोरी है उसको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो आगे भी जो हम कह रहे हैं ना, रास्ता इतना बड़ा हमारे लिए खुला है, उसको गिराने में हमको यहां बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये उस समय में था प्रॉब्लम, और आज भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा समाज में ये जो जातिवाद का जो जहर आज हम देख रहे हैं, उस समय भी था। ये लोग ही सिर्फ लड़ाई करना है, हमारा काम लड़ाई करने का नहीं है। हम तो ये खेती करना है, या हम वही बिजनेस करना है, या मुझे सिर्फ जूता ही साफ करना है। देश के लिए लड़ना, समाज के लिए लड़ना, ये सबका जिम्मेदारी होता है। लेकिन हमारा कुछ ऐसे व्यवस्था बना दिया कि यही लोग लड़ना है, ऐसे नहीं हो सकता है। देश के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक सेक्शन का बीवी बना के रख देगा होगा। ये चीज उस समय में था और हम आज भी देख रहे हैं। तो वरना क्या, हम देश को बचाने के लिए ठेका से एक ग्रुप का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो ये जब पूरा देश यूनिटी होकर इस चीज को मान लेगा, तो कोई भी देशद्रोह हमारा समाज पर पैदा नहीं होगा। अगर पैदा भी होता है तो वो जी नहीं सकता। अदरवाइज क्या है, आज के दिन आराम से अमेरिका में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के भारत को गाली दे देता है, और उसको डिफेंड करने वाला भी एकदम हिम्मत सीना तान के खड़ा हो जाता है, आराम से गाली देता है। इससे इतना हमारा छवि, हमारा जो ग्रोइंग ताकत, हमारे इमेज में नुकसान होता है कि आराम से जाकर के हिंदू को तो गाली देता ही देता है। अब तो ये लोग देश को गाली देना लग गया है, फिर भी बहुत प्राउडली घूम रहा है, बड़ा एकदम लीडर हो कि इस देश में घूम रहा है। तो मैं तो सोचता हूं, ये ताकत कहां से मिल रहा है इन लोगों को? देश को गाली दे करके भी हिम्मत से सड़क पे सीना तान के घूम रहा है।
तो ये जो हमारा अंदर में जो कमी है इसको पहचानना होगा। लोग कहते ब्रिटिश लोग ने डिवाइड एंड रूल किया, तो डिवाइड किसको किया? हमको किया, तो कमजोरी किसका हुआ? हम उसको एक्सक्यूज बना देते हैं, ओ द ब्रिटिशर्स डिवाइडेड अस एंड दे रूल्ड अस। तो डिवाइड कैसे हुआ? तो हम हुए ना, और उसका हम आराम से उसको बोल देते। डायमंड हार्बर के सामने में अगर ब्रिटिश लोग का उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर कोई बंगाल से शुरू हुआ, कलकत्ता के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी था। एक कंपनी ने आकर के जब देखा कि आराम से इन लोगों को बेवकूफ बना करके हम शासन कर सकते हैं, वो कंपनी बिजनेस ट्रेडिंग करते करते बाद में शासक बन गया और वहां का मोनार्की ने पूरा टेक ओवर कर लिया और हम उनका गुलाम बन गया। तो इसको हम जो देखता है उस समय जो प्रॉब्लम है, आज भी हमारे ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्टिंग करता है। इसलिए ये जो लड़ाई है, हमको जितना भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो बात भी करना है और काम भी करना है, और ये हमको एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। अभी तो हमको भले ही कुछ भी कहो, लेकिन हमको एग्रेसिव क्या है? दूसरा को मारने के लिए थोड़ी कर रहा है, हमारा देश को बचाने के लिए, और जो देश के खिलाफ जो बात करेंगे उसका खिलाफ लड़ने के लिए। तो धीरे 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 करके मुझे लगता है कि जो इकोसिस्टम है, लेफ्ट वाला जो माओवादी विचारधारा के लोग, ये लोग का संख्या कम है लेकिन आवाज इतना ज्यादा है, उसका आवाज को भी कम करना है, उनका स्पेस को भी कम करना है, और हो सके जितना जल्द हो सके इसको हमारा देश में कोई जगह नहीं देना है। यही सबसे बड़ा बीमारी है, हमारे देश को कमजोर करने वाला। और साथ साथ में मैं तो अपने लंबा बात नहीं करूंगा, मैं अपने जो बाकी जो हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मैं हमेशा संदेश देता हूं कि शुक्र करो कि हमारा देश में जब विभाजन हुआ तो हिंदू मेजोरिटी है। हम आज जो देखता है कि हिंदू जो है, जैसे मेरा स्टेट में काफी ट्राइबल लोग रहता है, हम साथ में अलाइन करते हैं हिंदू विचारधारा और जो ट्राइबल जो हमारा एनिमिज्म विचारधारा, या मैं बौद्ध हूं तो बौद्ध का विचारधारा हम उसको अलाइन करता है, लेकिन सिस्टमेटिकली जहर बहुत डीप जा रहा है। आप समझ लीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1956 में परिनिर्वाण हुए। इसमें बैठे वाले कितने आपको मालूम है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, विजयदशमी का दिन कारण है उसका, तो विजयदशमी का दिन जब उन्होंने ये निर्णय किया कि दीक्षा लेंगे उस दिन, और दीक्षा भूमि में बाबा साहब तो हिंदुइज्म को है, तो सब हम हिंदू ही है, लेकिन टेक्निकली उन्होंने जब बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, उसका लगभग 40 डेज का आसपास वो जीवित रहा। मतलब 14 अक्टूबर को 1956 को उन्होंने दीक्षा लिया बौद्ध धर्म का, और फिर दिसंबर महीने में वो परिनिर्वाण हो गए। तो बहुत कम समय रहे, तो वो पूरा बता नहीं पाया वो बुद्धिज्म जाने का क्या है, लेकिन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं रहे, तो क्या हुआ नुकसान? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस और जिस दिन वो दीक्षा लिया, उस दिन दिल्ली से, यूपी से, अलग अलग जगह से प्रोफेसर लोग, जो लेफ्टिस्ट माइंड के लोग, बाबा साहब का वो दीक्षा भूमि का उस नाम से या जन्म दिवस के नाम में इतना जहर घोल देता है। वो भाषण आप सुन लीजिए, कोई भी दलित और खास करके जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर में और जो देश में बिछाया हुआ है, अगर 4-5 बार वो भाषण सुन लेंगे उन प्रोफेसरों का, तो फिर बहुत नुकसान है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग भी वो भाषण पढ़ते हुए सुनेगा ना, तो उसका मुख से सिर्फ हिंदू को ही डाली देगा। इतना जहर उगलता है, इतना जहर उगलता है कि ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने लड़ाई छेड़ के गया हिंदुओं के खिलाफ। ऐसा इतना, और दलित का पॉपुलेशन हमारे देश में इतना ज्यादा है, उनसे जुड़ा हुआ है ओबीसी, एसटी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से रिजर्वेशन और ये सारा चीज हुआ है। आप इसको जोड़ के देखिए, हमारा लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारे देश में इसका अंदाजा नहीं है,
वो मालूम ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकता। महाराष्ट्र चुनाव से पहले जब मैं गया, मैंने सबसे पहले अपना बहुत समुदाय, क्योंकि वहां 9% बुद्धिस्ट है महाराष्ट्र में, मैंने सारा बुद्धिस्ट लीडर को बुलाया। शिवपेन के मोंक, जो मोंक है, जो बनते हैं, उनको मैंने बुलाया। मैंने सबसे पहले कहा, अब चलो मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मैं सीधा पॉलिटिक्स बात कर देता हूं, आप लोग बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? कहते हैं कि वो बोलता बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो संविधान को खत्म कर देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को खत्म कर देंगे, इसलिए वोट नहीं देंगे। मैंने बोला कौन बताया, किसने कहा कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी? उसमें बहुत लंबा बोला तो वो कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन मैं मोदी जी का कंट्रीब्यूशन बाबा साहब के लिए, बाकी संविधान के लिए, वो टॉपिक को अभी छोड़िए। मैंने सिर्फ ये कहा अपने धर्म का उस सोच से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कब कहा कि हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई छेड़ना है, लेकिन बाबा साहब जाने के बाद पूरा का पूरा जो उनका अनुयायी है, फॉलोअर्स है, उसका एनर्जी को इन लोगों ने पूरा हिंदुओं के खिलाफ लगा दिया, हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया। वो कहते हैं कि नागपुर में आरएसएस का ऑफिस यहाँ है या दीक्षा भूमि है, एकदम खड़ा करके गाली देने लगे। मैंने कहा सबसे पहले इसको छोड़ रहा। अब समझिए, बाबा साहब का लड़ाई जाति प्रथा का वो सिर्फ हिंदू पे समेत नहीं था। तब हम जब वहां संभाजी नगर गए तो अजंता केव से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब वो वकालत कर रहे थे तो अपना ग्रुप लेकर के टूटा पूरा गाड़ी में जा रहा था। तो संभाजी नगर में वहां जो दौलताबाद फोर्ट है, किला है, उसको देखने के लिए जब गए तो वहां उसका जो एक तालाब है, उस तालाब में पूरा धूल हो गई, शरीर पूरा धूल हो गए। साफ करने के लिए वहां गए तो वहां एक मुसलमान जेंटलमैन वहां बैठा था, उन्हें देख लिया, लेकिन तुम दलित, तुम यहाँ ये पानी हमारा तालाब क्यों गंदा किया? तो बाबा साहब ने कहा कि देखिए, ये तो आप लोग तो मुसलमान है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो आपका वहां तो जाति प्रथा तो होता नहीं है, तो आप क्यों हमको अछूत बोल रहे हैं? बोला कि देखिए, जो हिंदुओं के लिए अछूत है, हम लोग के लिए अछूत है, आपने तालाब गंदा किया तो आपको सबक सिखाएंगे। तो ऐसा घटना जब वो बड़ौदा में जब वो नौकरी के लिए गई, वहां अमेरिका से पढ़ के जब वापस आए, क्योंकि वहां का महाराजा ने उसको जो स्कॉलरशिप में कंडीशन दिया था कि आप पढ़े के आने के बाद यहाँ आप नौकरी करेंगे दीवान का, तो वहां उन्होंने जब गेस्ट हाउस ढूंढते रहा कि कहाँ सोएंगे, जगह नहीं, तो पारसी का गेस्ट हाउस में गया तो वहां भी बैठने नहीं दिया कि कोई दलित है। एक क्रिश्चियन ईसाई जो उसके साथ लंदन में पढ़े थे, उसके घर में गए कि मुझे कमरा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको मैं अपने घर में बैठने के लिए इजाजत नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आप तो अपने आपको ईसाई बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, तो आप वहां जातिवादी नहीं है बोल के आप क्लेम करते हैं, तो फिर मुझे क्यों बैठने नहीं दे रहे? कहते कि देखो, आप हिंदुओं में दलित माना जाता है, तो हम लोग भी आपको बैठने नहीं देंगे, नहीं तो मेरा सारे लोग काम छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए बाद में अंबेडकर ने ये जो उन्होंने जो किताब लिखा, उस किताब में यही शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि जो हिंदुओं के लिए दलित है, अछूत माना जाता है, वो ईसाई के लिए भी है, वो मुसलमान के लिए भी है, और वो पारसी के लिए भी है। तो 1935 यूएली में जब अनाउंस किया था उसने कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ेगा, वो हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं, वो व्यवस्था को वो लड़ाई कर रहा था। लेकिन वो जो चीज को आज देश का खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो मोड़ दिया, उस चीज को बदलना है। मैं इस चीज को बहुत सीरियस मानता। बाकी कितने लोग मानते नहीं मानते, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा बीमारी मानता हूं कि हमारे देश के इतना बड़ा वर्ग को एंटी हिंदू बनाना, और एंटी हिंदू बना के फिर उसको एंटी इंडिया हो जाएगा बाद में। हो ये चीज को कोई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इसको नजरअंदाज किया तो सबसे बड़ा बीमारी को आप भूल रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो मानना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इस पवित्र भारत भूमि में जन्म हुआ है, और यहाँ पे हर एक माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा कि ये हम लोगों को खुशकिस्मत है कि हम अपना देश से
तकलीफ झेल करके भाग के किसी और देश में जाना नहीं पड़ता है। और इतना खूबसूरत देश सबको शरण देता है और फिर भी बोलता है कि हिंदू इंटॉलरेंट है, फिर भी गाली देता है हिंदुओं को। ये हिंदू का जो मेजर खंबा है इस देश को, उस समय से हमारा सिविलाइजेशन हिस्ट्री जो आपने भी अच्छी तरह से बताया है, हमारा इतना बड़ा फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को और मजबूत करके उसमें अलग अलग फूल खिलता है, अलग अलग पौधे होते हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन ये हिंदू सिविलाइजेशन ये फाउंडेशन है। इसे सब हम लोग उत्पन्न हुए हैं, तो ये चीज को मानना होगा। और एवरी माइनॉरिटी इन इंडिया, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, every minority must treat themselves to be lucky to be an Indian. इस देश में हम पैदा हुए हैं, हमको समझना होगा क्योंकि ऐसा राष्ट्र कहीं और नहीं है। इसलिए बहुत सी चीजें मैं क्योंकि कहने के जैसे मैंने कहा कि एक एक पॉइंट पे इतना विस्तार से कहने का है, लेकिन ऐसा करके समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बोलने का भी एक सीमित एक समय तय होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं तो लगता हूँ कि मैंने शायद 5-6 मिनट ज्यादा ही बोल दिया, वरना तो मैं तो एक इंटू तक ही बोलना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की